नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कृष्णचंद्र का नॉवल गद्दार। आज इसकी तीसरी किस्त, गद्दार की तीसरी किस्त। नारवाल से होकर मैं स्टेशन दरबार साहब करतारपुर पर उतर गया। स्टेशन दरबार साहब करतारपुर से कोटली सोतका 1.5 मील के फासले पर है। यहाँ से मैं पैदल अपने गांव को हो लिया। कमादों की फसल का ज़माना था। चारों तरफ हरी भरी खेतियाँ नज़र आती थीं। टाहलियों के झुंड में मवेशी सर झुकाए बैठे थे या घास चर रहे थे। दूर उफक के झिलमिलाते हुए धुंधलकों में सूरज गुरूब हो रहा था और दूर किसी जाट का गीत फिजा में गूंज रहा था। कोई और मौका होता तो मुझे ये सब कुछ बहुत भला मालूम होता, मगर मेरे कपड़े गंदे और मैले कुचैले थे और फटे हुए थे। मेरी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी और मेरे जहन में एक आग सी लगी हुई थी, इसलिए मुझे कुछ अच्छा ना लगा। ये सरसब्ज खेतियाँ, हर मोड़ पर मुझे हमला आवरों की मकी गाहें मालूम होती थीं। मवेशियों की झुकी झुकी गर्दनें मुझे हैरान और उदास मालूम होती थीं। जाट के बेफिक्र नगमे की तान मुझे दुख और दर्द में डोलती हुई मालूम होती थी। और जब मेरे सर से यकायक राजहंसों की एक डार अपने सफ़ेद पर झुलाते हुए गुजर गई तो यकायक मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम किधर जा रहे हो सफ़ेद परों वाले राजहंसों? मुझे भी अपने साथ ले चलो, किसी अजनबी झील के किनारे, आदमी की दुनिया से बहुत दूर, जहाँ नर्म नर्म पुरवा चलती है और अटखेलियाँ करती हुई लहरें नीलोफर की पंखड़ियों को चूमती हैं और बर्फ़ के सफ़ेद गालों की तरह नाजुक, मुसफ़्फ़ा और हसीन राजहंस अपनी लांबी मगरूर गर्दनें उठाए अपनी महबूबाओं के साथ झील की सतह पर फूलों के दरमियान तैरते जाते हैं। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ शफ्तालू की झुकी हुई शाखें सतह आप पर अपने फूल गिराती हैं और 5 रंगों वाले माही मार और 7 रंगों वाले फ़िज़ा में कौज़ क़ज़ा के रंग बिखेरते हैं। मुझे वहाँ ले चलो, मेरे दोस्तों में तुम्हारे बच्चों से खेलूँगा और लंबी लंबी दरियाई घास में लेटकर उन ऊंची सरकंडों की सफ़ेद कलगियों को देखा करूँगा जो फ़िज़ा में अमन के झंडे की तरह लहराती हैं, और उन ख्वाबों को याद करूँगा जो इन्हीं सरकंडों के साये में कभी मैंने और शादा ने देखे थे। मुझे यहाँ मत छोड़ जाओ मेरे रफ़ीक़ों। आज इंसान की दुनिया में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा जुल्म है, बहुत ज़्यादा तंग नज़री है। थोड़ा सा अंधेरा तो मुझे भी गवारा है और थोड़ी सी तंग नज़री तो मेरी रूह में भी होगी, और थोड़ा सा जुल्म तो मैंने भी कभी ना कभी किसी ज़ात पर किया होगा। मगर इतना बड़ा अंधेर, इतना बड़ा जुल्म, इतनी गहरी तंग नज़री मुझसे बर्दाश्त नहीं होती कि एक इंसान दूसरे इंसान पर अरसे हयात तंग कर दे। मुझे अपने परों पर बिठा के ले चलो राजहंसों। मैं कितने दिनों से नहीं सोया हूँ और नींद मेरे अंग अंग में डोलती है, मगर कहीं बैठने की जगह नहीं पाती है। मैं तुम्हारे नर्म और रेशम की तरह मुलायम परों में सो जाऊँगा और नींद के सुरमई गुबारों में खोकर अपने सपनों के जजीरों की तरफ निकल जाऊँगा। मगर राजहंसों की डार हवाई कैंची की तरह झूलती हुई मेरी उम्मीदों को काटती हुई फ़िज़ा में गुम हो गई और मैं नीचे ज़मीन पर खड़ा रह गया। क्यों? मैंने सोचा था कि ये राजहंस ज़रूर मुझे अपने परों पर बिठा के कहीं ले जाएंगे। भला ये कैसे मुमकिन था? मगर इंसान कभी कभी ऐसी नामुमकिन हुसूल बातें ही सोचा करता है और उनके पूरा ना होने पर रोता भी है। मैंने 2 आंसू झटक दिए और अपने गांव
कोटली सोत काला, माफ़ कीजिए, और अपने गांव कोटली सोतकां की तरफ रवाना हो गया। कोटली सोतकां में मेरे दादाजी का घर था। यहाँ पर मुझे मेरे भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे सब मिल गए और हम सब एक दूसरे को देखकर वक्ती खुशी से रोने लगे, क्योंकि उन सब लोगों ने सोच लिया था कि बैजनाथ लाहौर में मारा गया होगा। मेरे दादाजी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो बड़े वजीह, पुरवकार और पुराने ज़माने के ज़मींदार थे। उनका कद 6 फुट से निकलता हुआ था और वो अपने सफ़ेद बालों वाले सर और मजबूत ठोड़ी और सफ़ेद गली मूँछों से बड़े बारोब दिखाई देते थे। सारे गांव पर उनका दबदबा था और चूँकि वो गांव के सबसे बड़े ज़मींदार थे, इसलिए सब लोग उनकी बात मानते थे। तहसीलदार और थानेदार और दूसरे हाकिम आते थे और चले जाते थे, मगर गांव पर हमारे दादाजी की हुकूमत हमेशा कायम रहती थी। मैंने दादाजी को और घर के दूसरे लोगों को लाहौर का सारा हाल कह सुनाया और उनको समझाया कि अब गुज़र मुमकिन नहीं है, अब यहाँ से चलना होगा। और अभी तो हैरत है, अभी यहाँ से चले जाएं, और अभी तो खैरियत है, अभी यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है, वरना बाद में। मगर दादाजी बड़े ज़िद्दी थे। चिढ़कर बोले, क्या बात करते हो बे, अगर इस धरती पर पाकिस्तान बनेगा तो क्या हुआ, हम इसी धरती पर रहेंगे और इसी का गीत गाएंगे जैसा 7 पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। मुसीबत यह है, मैंने कहा, आप तो 7 पीढ़ियों से आराम करते और गीत गाते आए, मगर आज के मुस्लिम किसान फरियाद करते आए और अब बदला चुकाने का वक्त आ गया है। अरे मुसलमान किसान तो मेरे बच्चे हैं, दादाजी फ़ख्र से बोले। सिर्फ फसल काटने तक, मैंने जवाब दिया, और दादाजी लाठी लेकर मुझे मारने को दौड़े। वो तो मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई ने बीच बचाव करा दिया, वरना पुराने दस्तूर के मुताबिक मैं आज भी पिटता। दूसरे दिन सहपहर में दादाजी दालान के एक तख्त पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। करीम खां उनके पांव दबा रहा था और अल्लाह दाद उनकी कमर और फजलू उनके सर में मालिश कर रहा था। मुझे उधर से गुजरते देखकर उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और फिर फजलू से पूछा, क्यों फजलू, क्या यहाँ भी फसाद होगा? फजलू ने दादाजी की चप्पी करते हुए कहा, मालिक, 7 पीढ़ियों से तो इस गांव में आज तक फसाद नहीं हुआ है और न होगा। तुम अल्लाह दाद ने दादा की कमर में महीन महीन चुटकियां लेते हुए कहा, हम तो आपके बच्चे हैं मालिक। करीमा पांव दबाते दबाते मुस्कुराकर बोला, बेफिक्र रहिए, जो फसाद करेगा हम उसकी गर्दन मार देंगे। दादाजी ने फख्र से मेरी तरफ देखा। अब मैं क्या कहता, कंधे झटकाकर वहां से अलग हो गया। 8-10 रोज तो बड़े आराम से गुजरे। मैं अपने दिल के वसवसे और वाहे में तकरीबन भूल गया। हम लोग सुबह को ताज़ा छाछ पीते, दोपहर में कमाद काट कर चूसते, सहपहर में जब हम काम से ज़रा फरागत होती तो शहतूतों वाले तालाब के किनारे दरख्तों के घने सायों में अपने दादाजी के किसानों के साथ ताश खेलता। मेरा सबसे छोटा बच्चा मुन्ना मेरी गोद में होता और खूं खां करके मेरे गोद में खेलता रहता, या ताश के पत्ते उठाकर अपने मुंह में ठूसने लगता और राल टपका टपका कर मेरी कमीज़ गीली कर देता। मगर वो बड़ा गोल मटोल गुल गोथला सा था और मुझे बहुत प्यारा मालूम होता था। जब मेरी गोद में बैठता था
और मैं उसे गोद में लेकर शहतूत के घने सायों में दादाजी के किसानों के साथ ताश खेलता था, तो मुझे ज़िंदगी नीले आसमान में तैरते हुए सफ़ेद और हल्के हल्के बादलों की तरह नर्म रौ और आहिस्ता खराम मालूम होती थी। 21 अगस्त की शाम जब चूल्हों पर मकई की रोटियां सेकी जा रही थीं और आंगन में कढ़ी की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और बछड़े खूंटे से बंधे अपनी माँओं को आवाज़ दे रहे थे और घाघरा झुलाती हुई जवान और महविश बहुएं अपने खाविंदों के लिए थालियां परोस कर ले जा रही थीं, उस वक्त दालान में दादाजी के किसानों का एक वफद तख्तपोश के पास आके रुका। उन लोगों ने फरियादियों की तरह चादरें उल्टी करके अपने गले में डाल रखी थीं। उनके सर खौफ और शर्म से झुके हुए थे। दादाजी खाना खाने वाले थे कि उन्होंने उन लोगों को आते देखकर थाली हटवा दी और ज़रा कड़ी आवाज़ में बोले, क्या है? उनके वफद में करीम खां था, अल्लाह दाद भी था और फजलू भी था, रहमान भी था और दूसरे लोग भी थे जिन्हें मैं ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानता था। करीम खां ने चादर का पल्लू अपने हाथ में लेकर और झुककर कहा, मालिक, ऊपर से हुक्म आया है, लूट लो। ऊपर वाला तो खुदा है। दादा तज़हीक से हंसे। किस खुदा ने तुम्हें हमें लूटने के लिए कहा है? वो लोग 2-1 लम्हों के लिए तज़ब्ज़ुब में पड़ गए। फिर फजलू आहिस्ता से बोला, मालिक, आप चले जाएं, यहाँ से। क्यों चला जाऊं? दादा गुस्से से चीखे। करीम खान ने एक सर्द आह भर के कहा, मालिक, ऊपर से हुक्म आया है, लूट लो। हम ऊपर वालों का हुक्म टाल नहीं सकते। ये कहकर करीम खान ने सर झुका लिया और टप टप करते हुए आंसू उसकी मैली चादर पर गिरने लगे। दादा ने गुस्से से कहा, तुम निहायत बुज़दिल और अहमक हो जो गुंडों से डर जाते हो। मेरे पास 6 बोर वाला रिवॉल्वर है, एक 303 है। देखता हूं कौन माइका लाल कोटली सौतकां के जमींदार को लूटने की कोशिश करता है। चले जाओ। उन लोगों ने जाने के बाद मैंने और मेरे पिताजी ने भी दादाजी को बहुत समझाया, मगर किसी तरह नहीं माने। किसी तरह उनके दिल में यह बात नहीं घुसती थी कि अब उनको यहाँ से जाना होगा। घर में 2 पार्टियां हो गई। कुछ लोग कहते थे कि जाना चाहिए, कुछ लोग दादाजी के हिमायती थे। वो कहते थे सब खून खराबा फसाद चंद दिनों का उबाल है, ठंडा पड़ जाएगा, फिर हम लोग जाने वालों से कहेंगे ज़्यादा आराम में यहाँ रहेंगे। फिर हम लोग जाने वालों से कहीं ज़्यादा आराम में यहाँ रहेंगे और कोटली सौतका में तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। चाचा आया राम और ताया राम लुभाया तो दादाजी के हक में थे, मगर मैं और मेरा बड़ा भाई और पिताजी जाने के हक में थे। और जो मर्द जिस तरफ था उसी तरफ उसके बीवी बच्चे थे। लेकिन सुबह को हमला हो गया। अभी हम लोग ठीक तरह से जागे भी न थे, बच्चे वाले तो सो रहे थे। मैं खुद रात का जागा हुआ देर से सोया था। इसलिए जब गली में ढोल बजने लगे, फसादियों के नारे बुलंद होने लगे और औरतों और बच्चों की चीखों पुकार सुनाई दी तो मैं हड़बड़ा कर जाग उठा। मैं एक बनियान और तहमत पहनकर सोया था। उसी लिबास में उठ खड़ा हुआ और घबरा कर मैंने अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर कमादों के खेत की तरफ खुलती थी। मैं खिड़की से छलांग लगा के पहले तो कमादों के खेत के अंदर ही अंदर दूर तक दौड़ता चला गया और कमादों के तेज़ धार वाले पत्तों ने मेरी बनियान और तहमत को जगह जगह से फाड़ डाला और मेरी टांगों और बाजुओं पर भी कई जगह से खून निकल आया और कई जगह सुर्ख खराशों के निशान पड़ गए। आखिर जब ढोलों, नारों और चीखों की आवाज़ दूर हो गई और दब सी गई तो मैं लंबे लंबे सांस लेते हुए रुका
और वहशत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। यहाँ कोई भी न था, चारों तरफ कमाद ही कमाद थे, और जो दूर का शोर था वो भी गोया दबता सा जा रहा था। कोई आधे पौने घंटे के बाद चारों तरफ खामोशी छा गई। ढोलों की आवाज़, दौड़ने वाले कदमों की आहटें, तकबीर के नारों में घुली हुई डरी हुई चीखें, सब साकित होकर रह गई। अब मेरे चारों तरफ खामोशी की एक चादर सी तन गई। मैं दुबक के खेत में बैठ गया। एक दिन और एक रात, और दूसरा दिन और दूसरी रात, और तीसरे दिन सहपहर तक मैं वहीं खेत में छुपा रहा। डर के मारे हरकत तक न करता। मुवादा मेरी आहट से वो लोग खबरदार हो जाए, मुझे पकड़कर हलाक कर डाले। दूसरी रात जोर की बारिश हुई और खेत के कीचड़ से मेरा सारा जिस्म गलीज हो गया। मगर एक अच्छी बात भी हुई, मैं सख्त प्यासा था, इसलिए बारिश के भीगे हुए पत्तों को चाटता रहा और कमाद के डंठलों में रुके हुए पानी को पीता रहा। उसे प्यास तो बुझ गई, मगर भूख चमक उठी। तीसरे रोज दोपहर में तो इस कदर जोर की भूख लगी कि जिसने मेरे डर को भी ख़त्म कर दिया, और मैं भूख से बिल्कुल मजबूर और बेबस होकर खेतों से बाहर निकल आया और पहिए पहिए चलकर अपने दादाजी के घर तक पहुंच गया। मेरा दादा दहलीज पर भरा पड़ा था। उसका जिस्म फूल गया था और उसका एक हाथ दहलीज के बाहर था और एक हाथ दहलीज के अंदर। और दहलीज के बाहर हमारे घर की कुतिया कान लटकाए दादाजी के ऊपर छलांग लगा के अंदर, और दहलीज के बाहर हमारे घर की कुछ प्रिंटिंग एरर है। और दहलीज के बाहर हमारे घर की कुतिया रोबी कुछ कान लटकाए दादाजी के ऊपर से छलांग लगा के घर के अंदर चला गया। आंगन में जाकर सबसे पहले नल पर पानी पिया, और जब पानी पीकर सैर हो गया तो रसोई में चला गया और कुछ खाने की चीज़ें ढूंढने लगा। इत्तेफाक से टोकरी में मैले कपड़े में लिपटी हुई मुझे चंद रोटियां मिल गईं, और छक्के में मक्खन भी मिल गया, और छीके में मक्खन भी मिल गया, और कोने में पड़ी हुई एक छोटी सी गढ़ौली में थोड़ा सा गुड़ भी मिल गया। मैं खाना खाते हुए रसोई से बाहर आ गया और आंगन में इधर उधर देखने लगा। गरबी दीवार से लगे हुए तख्त की चादर सरकी हुई थी और आधी तख्त पर आधी नीचे लटक रही थी, और उसी तख्त पोश पर दादा के खून के छींटे थे। हुक्के की नए अलग थी, नीचा अलग ज़मीन पर पड़ा था। करीब में 2 खटोले और पेड़ियाँ औंधी पड़ी थी। मैंने वहाँ से नज़र हटा ली और जुनूबी दीवार को देखा, जहाँ लौकी की बेल में सब्ज लौकी के फल लटक रहे थे। कोने पर तनूर उसी तरह खड़ा था और उसके नीचे लोहे का चिमटा पड़ा था। मेरी नज़र मशरक़ी दीवार की तरफ घूम गई। दीवार से एक चारपाई लगी खड़ी थी और उस पर इज़ारबंद बनने के लिए रेशमी धागों का अड्डा भी अभी तक खड़ा था, और यकायक मेरी निगाहों में मेरे छोटे भाई की दुल्हन आशा का चेहरा घूम गया। शर्मीला सांवला चेहरा, माथे पर बिंदी, नाक में सोने की चमकती हुई कील, पतले पतले होंठ, हया और शर्म से मुस्कुराते हुए और हिनाई उंगलियां रेशम के लच्छों को सुलझाती हुई, रंगीन डोरियों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ख्वाब बुनती हुई। इस वक्त वो हिनाई उंगलियां कहाँ हैं? ये घर की दीवार से लगी रेशम की तस्वीर शायद अब कभी मुकम्मल ना हो सकेगी। और यकायक मेरे चारों ही तरफ मेरा घर भर गया, पुरानी आवाज़ों, पुरानी खुशबुओं से, जाने पहचाने चेहरों से। और एक लम्हे के लिए मैंने बिल्कुल ये महसूस किया जैसे मेरी माँ आटा गूंद रही है, मेरी बीवी आटे के पेड़े बना रही है, मेरा बच्चा मुन्ना आटे के बैल बकरी बना रहा है, दादा तख्त पर बैठे हुक्का पी रहे हैं, और मशरक़ी दीवार से लगी रेशमी अड्डे पर
मेरे भाई की दुल्हन इज़ार बंद बुन रही है और ज़ेरे लब गुनगुना रही है, गड्डी आई सिपाही वाली, इन्हें टिकट न दें बाबू बाबू, साड़ी रात जुदाई वाली। दूसरे लम्हे वहाँ कुछ न था। तख्तपोश खून के स्याह धब्बों से भरा हुआ था, नीचे उल्टा पड़ा था, खटोले औंधे पड़े थे और दीवार से लगी उल्टी चारपाई पर रेशम का अड्डा नामुकम्मल था। रोटी खाते खाते मैंने सब कुछ सोचा और देखा। इतने में मैंने देखा रोमी मेरे कदमों में आ गई है और मेरी तरफ अजीब बेकसी और बेबसी की निगाहों से देख रही है। रोमी हामिला थी और उसका पेट उभरा हुआ था और कुछ लटका हुआ था। चंद दिनों में 15-20 रोज़ या शायद महीने के बाद ये बच्चे देगी। और दादा इससे कितना प्यार करते थे। बेचारी ये भी तो 3 दिन की भूखी होगी मेरी तरह। मैंने रोमी के लिए एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर फेंका, रोमी ने नहीं खाया। मैंने दूसरा टुकड़ा फेंका, रोमी ने उसे भी सूंघ कर छोड़ दिया। नहीं खाती तो ना खा, भूखी मर। मैंने दोनों टुकड़े भी उठा लिए और आस्तीन से झाड़कर दूसरी रोटियों के साथ उसी मैले कपड़े में लपेट कर अपने साथ रख लिए, जाने कितने दिन भूखा रहना पड़े। रोटी खाकर मैंने फिर पानी पिया, फिर आंगन से घर की दहलीज तक आया। दादा की लाश पर से छलांग लगाकर पहिए खेतों के किनारे चलने लगा। यकायक मुझे आहट सी महसूस हुई। मैंने घबरा कर पलट कर देखा, रोमी भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तू कहाँ जाएगी कुतिया? तू हामिला है, तू गाभिन है, तू कुतिया है, तुझे कोई डर नहीं है। तू इंसान थोड़ी है कि तुझे अपनी जान का डर हो। ये तो सब तहजीब की बातें हैं, ऊंचे मजहब और अखलाक के झगड़े हैं। ये तलवार तो बहुत बुलंद उसूलों की हिमायत में निकली है। शुक्र कर कि तेरा गला इससे ना काटा जाएगा। शुक्र कर तू गैर मुहज़्ज़िब है, जाहिल और बेअखलाक है। शुक्र कर तुझे ये तक मालूम नहीं कि मज़हब क्या है। तूने कभी संध्या नहीं की, कभी 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी, तू कभी किसी गिरजे मंदिर मस्जिद नहीं गई, तूने कभी आज़ादी का मफहूम नहीं समझा, कभी किसी सियासी लीडर की तकरीर नहीं सुनी। शुक्र कर कि तू कुतिया है, इंसान नहीं है। भाग जा, मेरे पीछे मत आ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और अपनी जान बचाने के लिए दूसरे इंसानों से भाग रहा हूँ। भाग और चली जा वापस अपने गांव में, जहाँ मैं रहता था, जहाँ तू रहती थी, जहाँ मैं पैदा हुआ और तू पैदा हुई, जहाँ से मुझे निकाल दिया गया। मगर तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि तू कुतिया है, इंसान नहीं है। चली जा उसी घर में। वो घर क्या सदा इसी तरह वीरान और बर्बाद तो ना रहेगा। कोई तो आएगा उस घर में, और कोई तो उस हुक्के के नीचे को उठाएगा और उसे दामन से झाड़ पोंछ कर अपने गले से लगाएगा और फर्शी में ताज़ा पानी डालकर चिलम की गट्टी पर तंबाकू जमा कर अंगारे रखेगा और उसी तख्त पोश में बैठकर हुक्का पिएगा। और उस रेशमी अड्डे में फिर से किसी शर्मीली और मासूम बहू की हिनाई उंगलियां घूमेंगी और उम्मीदों की वही तस्वीर बनाएंगी जो मेरे छोटे भाई की दुल्हन ने नामुकम्मल छोड़ दी थी। वो घर फिर चहकने लगेगा, तनूर में आग भड़केगी, चंगेरे गरम गरम रोटियों की सौंधी सौंधी खुशबू आएगी और लौकी की सब्ज बेलों से ढका हुआ आंगन नौखेज कुंवारियों के गीतों से भर जाएगा। और कोई सईदा और कोई जमीला किलकिली डालते हुए कहेगी और कहका मारकर हंसेगी कि एक लीर दी पग मेरे वीर दी, दुपट्टा मेरे भाई दा, फटे मुँह जवाई दा। हाँ, नई जिंदगी आएगी और पुराने जुल्म को धो देगी। इसलिए तू वापस चली जा रोमी।
मगर रोमी वापस नहीं गई। वो मेरे पीछे पीछे चलती आ रही थी, गर्दन झुकाए, कान लटकाए, बेवकूफ़, अहमक कुतिया। ये थी कृष्णचंद्र के नॉवेल गद्दार की तीसरी किस्त। कल फिर आऊँगा, इसकी चौथी किस्त सुनाऊँगा। थोड़ा सा मसला ये है, एक इस किताब की जो प्रिंटिंग है, छपाई है, तबात है, बहुत साफ नहीं है। कोशिश की उसे ठीक ठाक करने की, बट अल्फाज कटकटा गए हैं। बड़ी मुश्किल से मिली है ये किताब, क्योंकि कृष्ण जी की किताबें आसानी से नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनके भतीजों भतीजियों वगैरह ने, या जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने कॉपीराइट के मामले को उलझा कर रखा हुआ है। तो कोई भी पब्लिशर नए एडिशन छाप नहीं पा रहा है। ढूंढ ढांड कर कहीं कहीं से ये किताबें मिल जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ हो मुझसे तो मैं माजरत चाहता हूँ। कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।